आप लोगों ने नवपाषाण काल को पढ़ा, नवपाषाण कालीन स्थलों को पढ़ा, नवपाषाण काल के पूरे फीचर्स को आपने पढ़ा है। आपने पूछा कि भाई नवपाषाण काल में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या नवपाषाण काल ने कांस्ययुगीन नागरीय संस्कृति के विकास के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि क्या कांस्ययुगीन नागरीय संस्कृति के आधार को निर्मित कर दिया। यह क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि भाई नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति कहना कहां तक उचित है, आप सहमत है? यह क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि अस्थायी जीवन यापन की शुरुआत कब हुई, मानव संस्कृति के इतिहास में कैसे शुरुआत हुई, क्वेश्चन बन सकता है। ये ओवरऑल जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये किससे है, नवपाषाण काल से है। अब इसको समझने के लिए आप इसके फीचर्स पे आ जाए, आप आराम से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इनसे सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आपको यह पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो नवपाषाण काल का पीरियड माना गया वो कब माना गया, अबाउट 5500 बीसी से लेकर 3000 बीसी का दौर है ना। 5500 बीसी से लेकर कब तक, 3000 वर्ष पूर्व का दौर, यही नवपाषाण काल का दौर है। ये फेज है होलोसीन फेज का, वातावरण अनुकूल है, मानव की एक्टिविटी क्या हुई, पहले की तुलना में बढ़ गई है ना। ये भी आप जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव क्या बना, पशुपालक बना। जहां पूरा पाषाण काल में शिकारी था, संग्रह करता था, मध्य पाषाण काल में क्या बन गया, पशुपालक बन गया। लेकिन घुमंतु प्रवृत्ति थी, शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका मूवमेंट होता रहता था, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। एक क्षेत्र में शिकार की कमी होती थी, दूसरे क्षेत्र में मानव का क्या होता था, प्रव्रजन हो जाता था, माइग्रेशन हो जाता था। वैसी स्थिति में शिकार की कमी भी हुई होगी, धीरे धीरे मानव की आबादी भी बढ़ी होगी, अर्थव्यवस्था के नए आयाम को ढूंढने की आवश्यकता महसूस हुई होगी, जीवन यापन के नए आधार को ढूंढने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। मानव ने देखा होगा वन्य जीवों को, पक्षियों को, वन्य बीजों को खाते हुए, है ना, इसी से उन्हें जानकारी मिली होगी। और तब आप देखते क्या है, नवपाषाण काल में जो मेन फीचर बनता है वो क्या बनता है, कृषि बन जाता है ना। यानी मानव नवपाषाण काल तक आते आते क्या बन गया, उत्पादक बन गया, यानी कृषक बन गया, अनाज का उत्पादन शुरू कर दिया। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो लहुड़ा देव, इलाहाबाद के पास संत कबीर नगर जगह है, वहीं पे लहुड़ा देव है। 7500 वर्ष पूर्व धान की खेती का प्रमाण प्रस्तुत करता है, यानी विश्व का पहला धान उत्पादक क्षेत्र है वो, है ना। लेकिन अपवाद ही कह सकते हैं। बोलन घाटी बलूचिस्तान में मेहरगढ़, गेहूं और जौ की खेती 6000 वर्ष पूर्व वहां हो रही थी, यानी गेहूं और जौ आधारित फर्स्ट कृषि बस्ती का प्रमाण कौन, तो मेहरगढ़ प्रस्तुत कर रहा है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो कोल्डीबा, यहां के लोग अबाउट 5500 वर्ष पूर्व धान की खेती कर रहे थे, है ना। बिहार में चिरांद और सेनुआ, 3000 वर्ष पूर्व यहां के लोग खासकर चिरांद में गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, मटर, धान की खेती, है ना। ठीक इसी प्रकार आप देखते हैं मध्य प्रदेश में सिंघनपुर, नरसिंहपुर, सतना, रीवा क्षेत्र से कृषि बस्ती का प्रमाण मिलता है। यही वह दौर है जब गुवाहाटी के पास डियोजनी हेडिंग से शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रमाण मिलता है, पहाड़ी ढलान पे मानव के आवास का प्रमाण मिलता है। साउथ इंडिया में पय्यमपल्ली, पिकलेहल, उत्तनूर, ब्रह्मगिरी तमाम क्षेत्र से कृषि के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से कृषि का प्रमाण मिल रहा है। यानी नवपाषाण काल में मानव क्या हो गया, उत्पादक हो गया, मानव क्या हो गया, कृषक हो गया, है ना। फर्स्ट चीज देख रहे हैं। दूसरा चीज आप समझ सकते हैं, कृषि कार्य के लिए एक स्थान पर टिक कर रहने की जरूरत है, क्योंकि 4 महीना 5 महीना फसल को तैयार होने, काटने, भूसा अनाज से अलग करने में लगेगा। तो वैसी स्थिति में एक ही स्थान पर टिक कर रहने की आवश्यकता महसूस हुई होगी मानव को। एक स्थान पर टिक कर रहने के लिए क्या हुआ होगा, एक ही जगह पे ढेर सारे भवनों के निर्माण हुए होंगे, झोपड़ियों के निर्माण हुए होंगे, है ना। झोपड़ियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, यानी भवनों का निर्माण हुआ, है ना। परमानेंट भवन आपको देखने को मिलता है कब,
नवपाषाण काल में। चूंकि एक स्थान पे टिक कर रहने की जरूरत है, इसलिए घास फूस मिट्टी बांस सरकंडा से भवनों के निर्माण शुरू हो गए। यही आगे कालक्रम में देखते क्या है, नवपाषाण काल के अंतिम दौर तक आते आते कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी शुरू हो गया, है ना। यानी परमानेंट भवन का निर्माण शुरू हो गया। अब आप सोचिए कि ये चेंज कब आ रहा है, नवपाषाण काल में, है ना। आगे फिर मतलब हड़प्पा सभ्यता तक आते आते बड़े बड़े भवनों के निर्माण शुरू हो जाएंगे। आधार तो यही बन रहा है ना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही जगह पे कई भवनों के निर्माण हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्राम्य संस्कृति का आगमन हो गया, ग्राम्य जीवन की शुरुआत हो गई, है ना। ये ग्राम्य जीवन की शुरुआत भी कब, नवपाषाण काल में। क्यों? चूंकि मानव उत्पादक बना है ना। अभी तक शिकार की प्रवृत्ति थी, पशुपालन की प्रवृत्ति थी, घुमंतु प्रवृत्ति थी, इंट्रैक्शन लंबे समय तक मानव का नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि कृषि कर्म है, एक ही जगह पे भवनों के निर्माण झोपड़ियों के निर्माण हो रहे हैं, मानव मिलजुल कर एक ही प्रकार का एक्टिविटी कर रहा है, तो आपस में इंट्रैक्शन हुआ होगा। और इसी इंट्रैक्शन के कारण क्या हुआ होगा, एक लघुत्तर सामाजिक इकाई के रूप में क्या परिवार संस्था का आगमन हो गया। यानी पहली बार आप देखते क्या है कि एक सोशल ग्रुप के रूप में क्या परिवार संस्था का उदय हुआ। संभावना यही बनती है, क्योंकि लंबे समय तक इंट्रैक्शन के कारण क्या हुआ होगा, लघुत्तर सामाजिक इकाई के रूप में परिवार का डेवलपमेंट। ये कब, नवपाषाण काल में, समझ सकते हैं। और देखिएगा, अब चूंकि कृषि कर्म करना है, मध्यपाषाण काल में मानव शिकारी था, पशुपालक था, उसी प्रकार के टूल्स चल रहे थे, है ना। इस काल में भी कुछ प्रवृत्ति वैसी होगी, पशुपालन की प्रवृत्ति है, शिकार की भी प्रवृत्ति है, लेकिन नवीन प्रवृत्ति के रूप में कृषि का आगमन हुआ है। तो टूल्स टेक्नोलॉजी में परिवर्तन चाहिए। मेजोलिथिक, मध्य पाषाणिक, लघु पाषाणिक उपकरणों से कृषि तो नहीं होगा। कृषि कार्य के लिए कृषि उपकरण की आवश्यकता है, और कृषि उपकरण के रूप में क्या, हंसिया, कुदाल, खुरपी, ठीक है, या आप कह सकते हैं कुल्हाड़ी, सुआ इत्यादि की आवश्यकता है। यानी ऐसे टूल्स बनने चाहिए। तो क्या हुआ, टूल्स टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, नए नए टूल्स टेक्नोलॉजी आ गए। नए लंबे समय से मानव टूल्स का निर्माण कर रहा है, टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, उपयोगिता के हिसाब से भी टूल्स बनना चाहिए, सुंदर भी बनना चाहिए। सुंदर बनाने के लिए पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, चकमक पत्थर का इस्तेमाल हुआ, रगड़ कर धारदार बनाने की कोशिश, पॉलिशदार बनाने की कोशिश शुरू हो गई। नहीं, कुदाल हंसिया के लिए पाषाण का चिप्स निकालना है, तो चिपिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई, ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई, है ना। उपकरण हल्के बने, तो क्या हुआ, अटैच टेक्नोलॉजी के तहत मतलब मूठ के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, हड्डी का इस्तेमाल बढ़ गया, है ना। इसका मतलब है कि टूल्स टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आ गया। नहीं, नए नए टूल्स बनने शुरू हो गए। आज भी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, और यही टूल्स आपको चल रहा है। कहने का मतलब नवपाषाण काल में जो टूल्स बना, भले रॉ मटेरियल चेंज होते रहे, कृषि उपकरण के रूप में ये टूल्स कंटिन्यू वर्तमान दौर तक देखने को मिलते हैं, है ना। अब आप ये सोचिए, यही वह दौर है। अब अगर सोचिए कि टूल्स के कृषि कार्य हो रहा है, जमीन की सफाई हो रही है, जमीन को हल्का बना रहे हैं, नहीं हो टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती कर रहे हैं, हल बैल का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन कुदाल से जमीन को तैयार करना और फसल बोने का काम शुरू हो गया, है ना। अब अगर कृषि लगातार हो रहा है, अब अनाज के रूप में प्रोडक्शन हुआ, वो अनाज को बचा कर रखना है, लंबे समय तक पूरा परिवार खाएंगे, है ना। इसका मतलब है उत्पादन अगर थोड़ा सा भी हुआ, जमा करने की प्रवृत्ति है, तो एक अवधारणा आ गई, क्या, बचत की अवधारणा आ गई। बचत की अवधारणा का आगमन कब हुआ, नवपाषाण काल में। यही बचत से जब संबंधित क्या है, बैंकिंग सिस्टम वर्तमान दौर में आप देखते हैं, है ना? अब बचाकर रखना है तो बचाकर कैसे रखना है, या अनाज को पकाना है तो कैसे पकाना है। तो यही वह दौर है जब अनाज को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, पकाने के लिए किसका आगमन हुआ, बर्तन का आगमन हुआ। और ये शुरुआती दौर में बर्तन बने किसके, मिट्टी के बने, इसलिए क्या कहा गया, मृद भांड कहा गया, है ना। नवपाषाण काल का एक दौर ऐसा है
जब लोग बर्तन बनाना नहीं जानते थे, उसे हम एसेरेमिक नियोलिथिक एज कहते हैं। और एक टाइम ऐसा आया जब लोगों को बर्तन निर्माण की जानकारी हो गई, उसे हम सेरेमिक नियोलिथिक एज कहते हैं। शुरुआती दौर में हैंडमेड बर्तन बने, यानी हस्त निर्मित बर्तन बने। हस्त निर्मित बर्तन अनगढ़े बनेंगे, कमजोर होंगे, ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। बाद में क्या हुआ, चाक का आविष्कार हुआ, चाक निर्मित बर्तन बनने लगा। चाक निर्मित बर्तन बनने लगा, इसका मतलब सुंदर बनने लगा, अपेक्षाकृत बड़ा बनने लगा। बर्तन को पकाने की प्रवृत्ति, आग में पकाने की प्रवृत्ति, आग में पकाने के कारण बर्तन कलरफुल बनने लगा। लोग रंग रोगन अलंकरण से युक्त बर्तन का निर्माण करने लगे। चित्रण, अभिप्राय चित्रण की प्रवृत्ति बर्तन पे बढ़ गई। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसी दौर में रंगीन चित्रित बर्तनों के निर्माण शुरू हो गए। आगे आप देखेंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, हड़प्पा युगीन कल्चर में भी ऐसे बर्तन देखने को मिलते हैं। नहीं, रेड वेयर, ब्लैक वेयर, रेड एंड ब्लैक वेयर, नहीं, बर्तन के ऊपर चटाई का छाप, डोरी का छाप, हाथ की चुटकियों का छाप। तो रंगीन चित्रित बर्तनों के निर्माण शुरू हो गए कब, नियोलिथिक एज में, है ना। समझ सकते, ये सारा चेंज ही जा रहा है। अब आप सोचिए, अब घर का कुछ लोग ऐसा होगा जो तत्कालीन दौर में एक आध बंदा शिकार का भी काम करता होगा, कोई पशुपालन का काम करता होगा, कोई कृषि का काम करता होगा, यानी काम का बंटवारा परिवार के बीच हुआ होगा। इसका मतलब है इसी दौर में श्रम विभाजन का कंसेप्ट आ गया, है ना। श्रम विभाजन की अवधारणा भी आ गई नवपाषाण काल में, है ना। समाधान की प्रवृत्ति, मृतक को मरने के बाद दफनाने की प्रवृत्ति, ये तो मध्यपाषाण काल की विशेषता है। इस दौर तक आते आते, नवपाषाण काल तक आते आते कई स्थानीय विविधताओं के साथ समाधान की प्रवृत्ति दिखती है। जैसे बुर्ज होम में आप देखते हैं मानव के साथ पालतू पशु को दफनाया गया। नहीं, कई जगह पे देखने को मिला कि मानव के साथ उपयोगिता के सामान को दफनाया गया, अंत्येष्टि सामग्री को दफनाया गया, है ना। कहने का मतलब जो जीवात्मावाद, मानववाद की अवधारणा मध्यपाषाण काल में विकसित हुई, नवपाषाण काल तक आते आते देखते क्या है, ये समाधान की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है और स्थानीय विविधता भी देखने को मिलती है, वेरिएशन भी देखने को मिलता है। ये एक परंपरा के रूप में विकसित हो गया, यानी मानव लाइफ आफ्टर डेथ की अवधारणा से पूर्ण रूपेण वाकिफ हो गया। मध्यपाषाणिक इस प्रवृत्ति में निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वेरिएशन है। आगे भी ऐतिहासिक काल में ये कंटिन्यू देखने को मिलता है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में या कांस्ययुगीन संस्कृति में। ठीक है, आप देखते क्या है कि चित्रकला की प्रवृत्ति पहले थी, पूरा पाषाण काल से ही चित्रकला की प्रवृत्ति दिख जाती है, लेकिन स्कल्पचर नहीं दिखता है ना। तो चित्रकला में जैसे जैसे टाइम बदला, कल्चर बदल रहे थे, तो चित्रकला के सब्जेक्ट मैटर भी बदल गए। नवपाषाण काल तक आते आते कबीलाई टोली, कबीलाई नृत्य, आम लोक जीवन की एक्टिविटी भी क्या होने लगी, चित्रित होने लगी। साथ ही साथ स्कल्पचर का आगमन हो गया, यानी मूर्ति कला का आगमन हो गया, यानी मिट्टी की मूर्तियां मानव की कहीं कहीं देखने को मिलती है। या आप देखते क्या है कि शिवलिंग की आकृति, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आकृति भी कई जगह पे देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि पूजा उपासना से जुड़ी हुई कुछ प्रवृत्तियां भी यहां पे देखने को मिल रही है। किस रूप में, फैलिक वर्शिप के रूप में, है ना। ये पहली बार आप देखते नवपाषाण काल में गुरिमल्लम एक साइट है, भीठा साइट है, जहां से मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मतलब कि इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। कालक्रम में ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, हड़प्पा युगीन संस्कृति में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिल जाता है ना। अब आप ऐसे सोचिए, स्थानीय स्तर पे खेती हो रही है, पशुपालन की भी प्रवृत्ति है, शिकार की भी प्रवृत्ति है। इसका मतलब कि पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बन गया कब, नवपाषाण काल में। बड़े स्तर पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ होगा, लेकिन ग्रामीण स्तर पे क्या हुआ होगा, लोग एक केंद्र दूसरे केंद्र से धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गया होगा। कच्ची सड़क के निर्माण कर सकते हैं या पगडंडी कर सकते हैं। पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते होंगे, तो एक जगह के प्रोडक्ट को दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते होंगे। यानी क्षेत्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे आदान प्रदान की प्रवृत्ति भी शुरू हो गई होगी। कब, यहीं पे शुरू हुई होगी, है ना। इसी का डेवलप रूप आप देखते क्या है ताम्रपाषाण काल में और हड़प्पा सभ्यता काल में। यही वजह है
कि हम इसे क्या कहते हैं, नप्पाषाण काल को अस्थायी जीवन यापन की शुरुआत का काल। यही वह दौर है जब मानव परमानेंट सेटलमेंट के साथ जुड़ गया। हम इसे नप्पाषाणी क्रांति क्यों कहते हैं? चूंकि सामाजिक स्तर पर क्रांति हुई, ग्राम्य संस्कृति का विकास, पारिवारिक जीवन की शुरुआत, है ना। तकनीकी क्रांति हुई, तकनीकी क्रांति, नए प्रकार के टूल्स टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुए, साथ ही साथ देखते क्या है, पहिया का आविष्कार, कुम्हार के चाक का आविष्कार हो गया, तकनीकी क्रांति हो गई। आर्थिक क्रांति हुई, अर्थव्यवस्था का आधार जनरेट हो गया, कृषि का आगमन हो गया। यही वजह है कि हम नवपाषाण काल को क्या कहते हैं, नवपाषाणी क्रांति का दौर कहते हैं। यद्यपि विकास की प्रक्रिया के तहत यह डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में काफी बेहतर रूप में है और आगे यह ऐतिहासिक काल को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए नवपाषाणी क्रांति हम कह सकते हैं। कालक्रम में यही बेस बनाता है ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लिए, और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत ही क्या हुआ, कांस्ययुगीन संस्कृति का विकास हुआ। इसका मतलब है कि कांस्ययुगीन नागरीय संस्कृति के लिए आधार को निर्मित किसने किया, नवपाषाण काल ने किया। यह कहना यथोचित होगा, उचित होगा। अब तो आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। धन्यवाद। फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके।